तो दोस्तों दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेट एज अ स्लाइम का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है। और भाई इस एपिसोड से अपनी जो कहानी है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। तो ठीक है, अभी टाइम पास नहीं करते और अपना लेटेस्ट एपिसोड शुरू करते हैं। तो अपना एपिसोड शुरू होता है डिस्टाव के अंदर से, जहाँ पे अपनी सारी टीम आ चुकी है उस कैसल के अंदर, जहाँ पे भाई पहले क्लेमन रहता था। और हम यहाँ पे गोप्टा, रिमोरू और जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनको भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो डार्क एल्फ के एल्डर है भाई, वो इन सबसे कहते कि अगर तुम लोगों को कुछ भी तकलीफ हुई तो तुम यहाँ पे मुझे आके बता सकते हो। तो यहाँ पे कगाली भी थैंक यू कहती है उसको। और इस सिचुएशन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा देखते रहते हैं, क्योंकि भाई इनमें थोड़ा रिलेशन है जो कि अपने को आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर टीम है उनमें से ये दोनों कहते हैं कि अच्छा, तो ये जो कैसल है भाई वो पहले बिलोंग करता था डीमन लॉर्ड क्लेमन को। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे जो अपना गोप्टा है वो रिमोरू से क्वेश्चन करता है कि क्या इस कैसल के अंदर ही जो अपने रून्स के जो एंट्रेंस है, क्या यही से है वो? तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कैसल है उसके दूसरे साइड से हम रून्स के अंदर जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्लेमन ने जो उसका कैसल बनाया था, यहाँ पे जो एंशिएंट रूइंस है, मतलब जो कैपिटल सिटी है अमृता, उसके ऊपर उसके कैसल को उसने बनाया था। और भाई यहाँ पे हम बहुत ही बढ़िया सीन देखते हैं। और यहाँ पे गोप्टा भी कहता है कि क्या ही सीन है। और उसके बाद हम मिलिम को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो भी इस सीन को देखते बहुत ही एक्साइटेड है। और भाई उसी की वजह से वो यहाँ पे रिवर्स में चलने लगती है और भाई वहाँ पे वो गिर जाती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू भी उससे कहता है कि यार तू सीधे चल, नहीं तो गिर जाएगी। लेकिन वो सुनती नहीं है। लेकिन आखिरी में वो गिर ही जाती है। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है उस दरवाजे की तरफ। और यही भाई एक एंट्रेंस है जहाँ से वो जो अंडरग्राउंड सिटी ऑफ अमृता है, मतलब जो कैपिटल सिटी है, वहाँ पे वो लोग जा सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले जो डार्क एल्फ है वो भाई इस दरवाजे के ऊपर हाथ लगाती है और इस गेट को वो अनलॉक करती है। और तभी हम देखते हैं कि भाई ये गेट अभी ओपन हो चुका है। लेकिन उसके बाद हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे रिमोरू और मिलिम का, जो कि ये चीज देख के बहुत ही खुश हो चुके हैं। और सबसे पहले भाई इस गेट के अंदर आते हैं यहाँ पे अपना गोप्टा और अपनी मिलिम। और भाई ये सीन देख के ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू भी अंदर आता है और वो इस सिटी को देखता है और वो कहता है कि अच्छा, तो ये है एंशिएंट सिटी ऑफ अमृता। और भाई ये डिस्टाव की कैपिटल सिटी है और ये एंशिएंट रून की स्टार्टिंग फेज है। तो भाई यहाँ पे कागाली आके इस सीन को देखती है और यहाँ पे वो अपने मन में सोचती है कि ये जो सिटी है, मतलब कैपिटल सिटी अमृता, उसको भाई बनाया गया था किसी और सिटी के ऊपर। मतलब इसका जो रेफरेंस है वो किसी और सिटी से बनाया गया था। तो उसी चीज को वो एक्सप्लेन करती है यहाँ पे। और वो बताती है कि इस सिटी को बनाया गया था द ग्रेट सॉर्सरर नेशन ऑफ सोमा के ऊपर। और वो भाई एक ऐसा एंशिएंट नेशन था जिसको तुम एक एल्व्स लोगों की पैराडाइज भी कह सकते हो। लेकिन उसके बाद वो एक्सप्लेन करती है कि कैसे इस सिटी को, इस नेशन को बर्बाद किया गया था। तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे जो ड्रैगन प्रिंसेस है, मतलब भाई यहाँ पे मिलिम की बात हो रही है, कुछ लोगों ने यहाँ पे मिलिम को गुस्सा दिलाया था। और उसके वजह से एक ही रात के अंदर मिलिम ने, जो कि ड्रैगन प्रिंसेस थी तब, तो उसने भाई उस नेशन को एक ही रात में पूरा खत्म कर दिया। और यहाँ पे जो एल्फ थे जिन्होंने भाई मिलिम को गुस्सा दिलाया था, मतलब जो कि वहाँ पे ड्रैगन प्रिंसेस थी, तो उन लोगों को कर्ज दिया गया था और उसके वजह से वो एल्फ बन गए थे डार्क एल्फ। तो ये भाई यहाँ पे डार्क एल्फ की हमको थोड़ी कहानी एक्सप्लेन की गई है। और उसके बाद जो यहाँ पे डार्क एल्फ थे, जो कि भाई वहां से भाग गए थे ड्रैगन प्रिंसेस से दूर, क्योंकि वो उनके वजह से गुस्से में आ गई थी। और वो यहाँ पे निकल गए थे एक नई जगह को खोजने, क्योंकि उनको एक नई जगह बनानी थी उनके लिए। और यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि उन डार्क एल्फ में से एक वो भी थी। और यहाँ पे जिस नई जगह को वो ढूंढने निकले थे वो वही जगह थी जहाँ पे ये लोग अभी आए हैं, मतलब ये जो डिस्टर्ब नेशन है वहाँ पे। और वो एक्सप्लेन करती है कि ये इस वजह से उन्होंने बनाई है क्योंकि ये जो इन्वेंट टेक्नोलॉजी है वो भाई हिस्ट्री में कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पे इन्होंने जो सिटी ये जो बनाई है वो उसी ग्रेट सॉर्सरस नेशन सोमा के ऊपर बनाई है। और उसी के बाद इस सिटी का भाई बर्थ हुआ था, जिसको कहते हैं अमृता, द कैपिटल ऑफ पपेट नेशन डिस्टाव। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यहाँ पे शियोन और गोप्टा की तरफ। और यहाँ पे शियोन और गोप्टा कहते हैं कि भाई ये जो जगह है ये बिल्कुल भी एक एंशिएंट रूइन नहीं लगती। और यहाँ पे गोप्टा भी कहता है कि ये ऐसे लग रही है कि हम किसी टाउन के अंदर आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है उनके पीछे वो भी कहते हैं कि हमको भी यहाँ पे बिलीव नहीं हो रहा कि इस एंशिएंट रूइन के अंदर अभी भी लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे भाई जो डार्क एल्फ है वो इनको बताती है कि ये जो रूइन है ये 3 लेवल में डिवाइडेड है। और यहाँ पे जो अपर लेवल है हम इस जगह को एक रेसिडेंशियल जगह की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो इन्वेस्टिगेटर ये कहता है कि मुझे लगा था कि ये जो रूइंस है ये अंडरग्राउंड है, तो उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे लाइट कैसे आ रही है। और यहाँ पे वो डार्क एल्फ एक्सप्लेन करती है कि ये सारी चीजें मैजिक की वजह से हो रही है। और वो एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो ऊपर की चीज लगी है वो भाई लिंक है जो भी सन की मूवमेंट हो रही है उससे, मतलब जैसे ही सन वैसे मूवमेंट करेगा वैसे ही लाइट यहाँ पे आएगी। तो भाई ये चीज सुन के यहाँ पे ये सब लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये एक एंशिएंट मैजिक है लेकिन ये इतने हजारों साल बाद भी काम कर रहा है। और यहाँ पे उसके बाद रिमोरू मिलिम से कहता है कि जैसे ही अपनी ये इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, ये जो जगह है ये तुम्हारे डोमेन का पार्ट होने वाली है, क्योंकि भाई ये इलाका अभी मिलिम को बिलोंग करता है। तो वो यहाँ पे उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम इन लोगों को यहाँ पे रहने देना, क्योंकि भाई उनको निकाल के कोई भी फायदा नहीं है। और यही रिक्वेस्ट यहाँ पे रिमोरू मिलिम से करता है। तो भाई ये सुन के यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगी। तो भाई ये सुन के ये जो डार्क एल्फ है वो थैंक यू कहती है डीमन लॉर्ड मिलिम को। लेकिन यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम लोग मेरे सब्जेक्ट हो, मतलब तुम लोग अभी मेरी जनता हो, तो मैं बिल्कुल
ऐसा ही करूंगी और मुझे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जब तक सारी चीजें सही से चल रही है। लेकिन उसके बाद भाई अपना सीन शिफ्ट होता है दूसरे दरवाजे की तरफ जहाँ पे अपनी पूरी टीम आ चुकी है और भाई यही दरवाजा लीड करता है सेकंड लेवल पे, मतलब जो मिडिल लेवल है वहाँ पे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले कगाली इस दरवाजे को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बाद वो उस डार्क एल्फ से क्वेश्चन करती है कि मिडिल लेवल से कभी इन्वेस्टिगेशन आगे गई है, मतलब क्या तुम लोग कभी ये जो सेंट्रल लेवल है वहाँ पे गए हो। और वो डार्क एल्फ यहाँ पे एक्सप्लेन करती है कि हम बिल्कुल भी सेंट्रल लेवल पे नहीं गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेंजरस चीजें है उस बॉटम लेवल पे, तो उस वजह से हम नहीं गए वहाँ पे। और वो एक्सप्लेन करते कि यहाँ पे बस एक ही बंदा था जो कि उस दरवाजे को ओपन कर सकता था और वो था भाई उनका लॉर्ड क्लेमन। तो भाई ये सुन के सबसे पहले अपना गोप्टा क्वेश्चन करता है कि अगर इस दरवाजे को कोई ओपन ही नहीं कर सकता तो भाई हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। मतलब भाई गोप्टा की थिंकिंग नेक्स्ट लेवल है। लेकिन उसके बाद ये सुनती है भाई मिलिम और वो गोप्टा से कहते हैं कि तुम बहुत ही नादान हो यहाँ पे गोप्टा, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि आखिर इन चीजों को कैसे करते हैं। और तभी भाई वो यहाँ पे शियोन को आवाज देती है और शियोन अपनी तलवार लेकर तैयार हो जाती है इस दरवाजे को तोड़ने के लिए और वो कहते हैं कि मैं एक ही स्लाइस में इसको तोड़ दूंगी। तो भाई यहाँ पे रिमोरू आके कहता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हो। और भाई यहाँ पे रिमोरू इन तीनों को झेल रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि ये जो दरवाजा है भाई इसके ऊपर एंशिएंट मैजिक लगा हुआ है, तो उस वजह से अगर कोई इसको फोर्सफुली ओपन करने की कोशिश करता है तो यहाँ पे इस सिटी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भाई एक्टिवेट हो जाएगा। तो भाई ये सुन के इन दोनों का रिएक्शन देखने लायक होता है। और भाई यहाँ पे गोप्टा एक स्मग लुक के साथ यहाँ पे मिलिम से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने इस दरवाजे को तोड़ा नहीं। लेकिन यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि बस ये एक एंटिक मैकेनिज्म है और कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे शियोन ये सुन के कहते हैं कि यार अभी तक इतने साल हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पे जो एंशिएंट स्पेल है वो अभी भी काम कर रही होगी, मतलब वो अभी भी एक्टिवेट होगी। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होती है वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी भी एक्टिवेट है क्योंकि हम जो यहाँ पे लाइट देख रहे हैं वो अभी भी शुरू है इतने हजारों सालों बाद भी, तो इसका तो ये डिफेंस मैकेनिज्म है वो तो बिल्कुल ही शुरू होगा। और भाई हम फिर से यहाँ पे गोप्टा को देखते हैं जो कि फिर से इन दोनों को एक स्मग लुक दे रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे कगाली कहते हैं कि तो ठीक है अभी अपना अपन एनालिसिस शुरू करते हैं इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। और उसके बाद हम अपने इन्वेस्टिगेशन टीम को देखते हैं जो भाई यहाँ पे अपनी पूरी ट्राई कर रहे हैं इस दरवाजे को ओपन करने के लिए। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं रिमोरू का और वो यहाँ पे मिलिम से क्वेश्चन करता है कि जो डिमोन लॉर्ड क्लेमन था वो यहाँ पे मिडिल लेवल तक गया था, मतलब उसने इस दरवाजे को ओपन किया था। तो वो क्वेश्चन करता है कि क्या यहाँ पे कुछ कनेक्शन था क्लेमन का और इस रियून का। तो भाई यहाँ पे मिलिम एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ रिलेशन है उसका, क्योंकि उसकी जो पावर थी वो बहुत ही रिसेंट थी, मतलब बहुत ही नई थी। और ये जो रियून्स है वो बहुत पुरानी है, मतलब भाई यहाँ पे क्लेमन इतना भी पुराना था जितने की यहाँ पे मिलिम है। तो उस वजह से वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इन दोनों में कोई भी कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे भाई कगाली कहते हैं कि शायद ऐसा हो कि यहाँ पे डिमोन लॉर्ड क्लेमन ने इस दरवाजे को खोला हो उसके ऊपर के जो स्पेल है उसको रिलीज करके। क्योंकि यहाँ पे कगाली कहते हैं कि मैंने जितना डिमोन लॉर्ड क्लेमन के बारे में सुना था तो मुझे ऐसा लगता है कि डिमोन लॉर्ड क्लेमन इसी चीजों में ऐसी चीजों में वो स्पेशलाइज था। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर क्लेमन की एबिलिटीज थी क्या। तो तभी वहाँ पे उसको रफाल सेंस एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे क्लेमन के पास एक यूनिक स्किल थी जिसका नाम था मैनिपुलेटर, और उस वजह से वो यहाँ पे जो ले लाइन्स है और उनका जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकता था। मतलब भाई यहाँ पे जो ट्रैप लगे हुए और यहाँ पे जो स्पेल लगी है तो उसके वजह से उसके लिए ये बहुत ही आसान चीजें थी इस दरवाजे को ओपन करना। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि अगर मैंने उसको कंज्यूम किया, क्योंकि भाई हमने पहले देख रखा है कि यहाँ पे रिमोरू ने प्रेडेटर को इस्तेमाल करके क्लेमन को कंज्यूम किया, तो उस वजह से यहाँ पे वो जो स्किल है वो रिमोरू के पास भी आ चुकी है। तो भाई यहाँ पे रफाल से उसको कहते हैं कि तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है इन इन्वेस्टिगेटर की तरफ और यहाँ पे वो कहते हैं कि स्पेल को ओपन करते करते शायद हमको यहीं पे रुकना पड़ेगा क्योंकि इनको इतना टाइम लग रहा है इस चीज में। और उसके बाद यहाँ पे उनके पीछे से रिमोरू आता है और वो इन सबसे कहता है कि क्या मैं एक बार ट्राई करके देखूं यहाँ पे इस गेट को ओपन करना। और भाई हम देखते हैं कि रिमोरू इस गेट को थोड़ी देर के लिए देखता है और उसको समझ में आ चुका है कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। तो वो एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे जो मैजिक स्पेल है वो एक दूसरे के ऊपर एक लेयर के जैसे बनाई गई है, उस वजह से ये चीज इतनी कॉम्प्लेक्स लग रही है। और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि इस गेट के ऊपर स्पेसिफिक 3 मैजिक स्पेल की गई है, जिसमें कि पहली मैजिक स्पेल है इस डोर को सील करने के लिए, और यहाँ पे जो दूसरी स्पेल है वो यहाँ पे उस एनर्जी को फ्लो करवा रही है प्ले लाइन से लेके उस वॉल तक, और यहाँ पे जो तीसरी स्पेल है वो है भाई एक ट्रैप जो कि इस दरवाजे के ऊपर लगा गया है, मतलब कोई भी उसको एक्सीडेंटली ओपन नहीं कर पाएगा। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि अगर यहाँ पे ये ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे जो ले लाइन से एनर्जी फ्लो हो रही थी वॉल्स में तो भाई वो कट ऑफ हो जाएगी और उसके वजह से यहाँ पे पूरा अंधेरा पड़ जाएगा, और अंधेरा पड़ने के बाद जो भी एनर्जी कट ऑफ हुई है वो पूरी एनर्जी लग जाएगी इंट्रूडर्स को बाहर निकलने में। और उसके बाद वो देखता है एक रिसेंट स्पेल को जो कि इसके ऊपर लगाई गई है और वो कहता है कि भाई ये चीज यहाँ पे बिलोंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि यार मैं अकेले ये कभी भी नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ रफाल सेंस है तो ये बहुत ही आसान है मेरे लिए। और भाई यहाँ पे धीरे धीरे करके रिमोरू इन सारी स्पेल को क्लियर करते जाता है और उसके बाद वो कहता है कि हमें बस ये अभी 2-3 बार रिपीट करना है, उसके बाद ये पूरा गेट ओपन हो जाएगा। लेकिन तभी वही वो देखता है उन सब इन्वेस्टिगेटर की तरफ और वो समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है, क्योंकि उसे पता है कि ये एक टीम जॉब है, मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें रिमोरू
सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि बाकी के लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आए, तो इस वजह से उसे लगता है कि उसने इन सारे लोगों का मजा खराब कर दिया। लेकिन यहाँ पे शियोन उसकी तारीफ करती है कि तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया। लेकिन फिर से भाई यहाँ पे गोप्टा उसको एक स्मग लुक के साथ कहता है कि तुम हर बार ऐसी हरकतें करते रहते हो। मतलब भाई यहाँ पे पहले गोप्टा मिलियम को भी नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पे अभी वो रिमोरो को भी नहीं छोड़ रहा है, और भाई यहाँ पे रिमोरो भी कहता है कि इवन गोप्टा भी भाई मुझको ऐसे ताने मार रहा है। तो भाई हम यहाँ पे इन सबको देखते हैं और वो यहाँ पे तारीफ कर दे कि कैसे इतने कॉम्प्लिकेटेड स्पेल यहाँ पे रिमोरो ने इतनी आसानी से रिलीज कर दी। तो भाई यहाँ पे रिमोरो उनसे माफी मांगता है कि उसने अकेले ये चीज कर दी, लेकिन भाई ये लोग कहते हैं कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने बहुत ही कूल चीज किया है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद वो लड़की क्वेश्चन करती है कि आखिर तुमने इस चीज को कैसे एनालाइज किया, वो हमें बताओ। तो भाई यहाँ पे रिमोरो इन सबको बता देता है कि ये कैसे वर्क करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सारे लोग अभी भी उस स्पेल को एनालाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि यार ये लोग सच में एक प्रो है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्राइड की जगह उनका जो नॉलेज है वो अपने सामने रखी। क्योंकि यहाँ पे भाई रिमोरो ने उनका काम कर दिया, उसके बावजूद भी वो लोग इसके पीछे कि आखिर ये चीज काम कैसे कर रही है। क्योंकि यहाँ पे रिमोरो ने उनको थोड़ी ही चीजें बताई बेसिक वाली, और उसके बाद उन्होंने खुद ही समझ लिया कि इन सारे स्पेल्स को कैसे ओपन करना है। और भाई तभी हम देखते हैं कि इन्होंने जो बाकी के 3 स्पेल्स थे वो भाई ओपन कर लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 थे जो कि पहला रिमोरो ने ओपन किया था और बाकी के 3 इन सब ने कर दिए है। तो और भाई यहाँ पे सबके सब खुश हो जाते हैं क्योंकि ये गेट फाइनली ओपन हो चुका है। और यहाँ पे मिलिम बहुत ही खुश हो जाती है और वो कहते हैं कि तो ठीक है रिमोरो, अभी हमें शायद अंदर चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे रिमोरो कहता है कि मुझे भी जाना है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा हो चुका है तो शायद हमें अगले दिन यहाँ पे जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि भाई शियोन यहाँ पे रिमोरो का जो पिलो है उसके साथ सोई है। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं रिमोरो का, जहाँ पे वो ऊपर देख के कहता है कि ये चीज सच में सन की मूवमेंट के साथ लिंक है, क्योंकि भाई यहाँ पे भी अंधेरा हो चुका है जैसे कि बाहर हुआ है। लेकिन उसके बाद वो मिलियम से क्वेश्चन करता है कि क्या तुमने कुछ चीजें महसूस की, मतलब क्या तुम्हें कोई लगा कि भाई कोई यहाँ पे ट्रैप सेट कर रहा है हमारे लिए। तो भाई यहाँ पे मिलियम कहते हैं कि मुझे एक भी ऐसा नहीं लगा कि जो यहाँ पे कुछ गलत काम कर रहा हो, क्योंकि भाई मिलियम कंटिन्यूअसली इन सबको एनालाइज कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो क्वेश्चन करता है कि क्या किसी ने बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मिलियम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे पता चल जाता। तो ये सुनने के बाद यहाँ पे रिमोरो सोचता है कि अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से ये जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है वो भाई क्लियर है उसके सस्पिशन से। लेकिन तभी भाई उसको रफेल सन से कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई बंदा सोल कॉरिडोर से किसी के साथ लिंक है तो वो उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकता है और उस वजह से इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और भाई ये सुनने के बाद रिमोरो सोचता है कि अगर ऐसा है तो वो अभी भी रेस्ट नहीं कर सकता, मतलब अभी भी उसको चौकन्ना रहना पड़ेगा। और तभी भाई हम देखते हैं यहाँ पे गोप्टा को जो कि घोड़े बेच कर सो रहा है, और भाई ये बंदा उस गेट के सामने गार्ड का काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद अपना अगला दिन शुरू होता है जहाँ पे ये मिडिल लेवल का जो गेट है उसको ओपन कर देते हैं। और अभी भाई वो उस गेट के अंदर और मिडिल लेवल पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आते ही गोप्टा कहता है कि यहाँ पे जो हवा है वो बहुत ही ऑप्रेसिव लग रही है। लेकिन यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि ये थोड़ा अपने जो डंजन है टेम्पेस्ट के अंदर उसके जैसे लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि वो कब से मिडिल लेवल को मैजिक सेंस से एनालाइज कर रहा है और उसके वजह से उसे पता चल चुका है कि ये एक मेज के जैसा है। और यहाँ पे इस मिडिल लेवल का मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया है कि भाई इंट्रूडर्स इसके बाहर निकल जाए। और तभी हम देखते हैं भाई इन वॉल पेंटिंग को, ये जो मुरल्स है उसके अंदर बना के उसको। और भाई ये देख के ये सारे इन्वेस्टिगेटर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि ये जो मुरल है, मतलब ये वॉल पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है, ये कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे पिछले लोग यहाँ पे किस तरीके से रह रहे थे और ये अभी भी इतनी बढ़िया कंडीशन में है, मतलब इतने सालों बाद भी। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हम जो एंशिएंट सिविलाइजेशन थी उसके साथ हम कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमने सिर्फ फेरी टेल्स में सुनी है। और उसके बाद यहाँ पे मिलिम कहते हैं कि इसके वजह से मुझे मेरी पास की याद आ गई। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरो को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मिलिम क्या कहने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भाई सारे लोगों के लिए ये सारी चीजें एक फेरी टेल, एक स्टोरीज के जैसे है, लेकिन ये सारी जो एंशिएंट चीजें है वो भाई मिलिम की रियल स्टोरी है जो कि उसके साथ हुई है। कैसे कि यहाँ पे उसका जो पेट था ड्रैगन, उसको इन लोगों ने, एल्स ने, कुछ लोगों ने खत्म कर दिया था और उस वजह से गुस्से में आके मिलिम ने इन सारे लोगों को खत्म कर दिया था और उस सोमा नेशन को भी खत्म किया था। और उसके बाद मिलिम एक डिमोन लॉर्ड के अंदर अवेकन हुई थी। तो भाई यहाँ पे यही चीज रिमोरो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे बाकी लोगों के लिए ये एक फेरी टेल है, लेकिन भाई मिलिम के लिए ये उसकी रियल लाइफ स्टोरी है। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रिमोरो मिलिम को देख के समझ जाता है कि भाई ये थोड़ा यहाँ पे डिप्रेस हो रही है, क्योंकि उसको उसकी पास की चीजें याद आ रही है। तो तभी ये सोच के यहाँ पे रिमोरो से कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पे खाना खाने चले। तो भाई यहाँ पे मिलिम खुश होकर कहती है कि तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे। और तभी हम देखते हैं कि भाई सब लोग यहाँ पे लंच करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लड़की क्वेश्चन करते हैं कि हम यहाँ पे आग कैसे जलाएंगे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि अगर तुम सबको लंच चाहिए तो भाई मैं इंतजाम करता हूँ। और भाई यहाँ पे रिमोरो इन सबको गर्मा गर्म खाना पेश करता है और वो कहता है कि मैंने जो डार्क एल्फ का एल्डर है उनको कहा था कि हमारे लिए खाना पैक कर दे, और वही उसने यहाँ पे लाया है। और हम देखते हैं कि भाई सारे के सारे लोग यहाँ पे खाने को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुमने आखिर ऐसे गर्म खाने को यहाँ पे लाया कैसे। और यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम उसका टेंशन मत लो, क्योंकि भाई वो एक्सप्लेन करता है हमको कि उसने उसके पेट में स्टोर करके ये लाया, क्योंकि भाई वो एक स्लाइम है तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जो लोग खाना खा रहे हैं, अगर वो उसने भाई इन सबको एक्सप्लेन किया तो
वो भाई यहाँ पे उल्टिया कर देंगे। तो भाई यहाँ पे कगाली भी कहते कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे एंशिएंट रूइन के अंदर ऐसा बढ़िया खाना खा पाऊंगी। तो यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि सच बात यह है कि मैं यहाँ पे फायर को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पे कगाली क्वेश्चन करती है कि आखिर क्यों। तो वो एक्सप्लेन करता है कि अगर मैं ऐसा करता था तो रिस्क था यहाँ पे कि भाई आग यहाँ पे फैल सकती थी और जो एंशिएंट रूइन के यहाँ पे सारी चीजें बनी हुई है वो यहाँ पे डैमेज हो सकती थी। तो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता और मैं जितना पॉसिबल हो सके इन सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखना चाहता हूँ। तो भाई यहाँ पे कगाली भी मानती है चीज को और वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे एग्जाम्पल से इस चीज को सीखना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को जहाँ पे सारे लोग अपने एनालिसिस कर रहे हैं और भाई कैसे यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है उनको कि ये मिडिल लेवल एक कैसे मेज की तरह है और उसके बाद ये सारे लोग उसका मैप भी बनाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है भाई थर्ड डे के तरफ जहाँ पे वो आ चुके हैं तीसरे गेट के पास और यहाँ पे कगाली एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे जो तीसरा गेट है भाई उसका जो मैकेनिज्म है वो सेम है लेकिन यहाँ पे जो स्पेल यूज की गई है वो भाई डिफरेंट है। तो उसके बाद भाई कगाली कहते हैं कि हम इतने बॉटम लेवल तक आ चुके हैं तो हम यहाँ पे गलती नहीं कर सकते क्योंकि अगर यहाँ पे इन्होंने ट्रैप चालू कर दिया तो भाई इनकी पूरी मेहनत खत्म होने वाली है। तो उस वजह से वो कहते हैं कि शायद हमें इसको बैठ के पहले एनालिस कर लेना चाहिए। लेकिन तभी भाई यहाँ पे शियोन आती है सबके लिए चाय लेके और सबको वो बढ़िया चाय देती है और सब लोग यहाँ पे एनालिसिस और उनका काम करते हुए चाय को भी पी रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू अभी भी चौकन्ना है क्योंकि उनका मेन काम यहाँ पे ध्यान रखना भी है कि कोई उनके ऊपर अटैक ना कर पाए। और वो कहता है कि भाई अगर तुमको अटैक करनी है तो जल्द से जल्द करो। लेकिन वो यहाँ पे ये भी सोचता है कि शायद वो इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे उसके साथ मिलिम भी है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है भाई उस एंशिएंट रूइन के ऊपर जहाँ पे मारिया बेल और उसके साथ यूकी भी है और उसके बाकी लोग भी है और हम देखते हैं कि भाई वो एक स्पेल यूज कर रहे हैं यहाँ पे उस एंशिएंट ड्रैगन को अनसील करने के लिए। तो यहाँ पे यूकी उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम सच में ये चीज को करने वाली हो। तो यहाँ पे मारिया बेल कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कोई दूसरा ऑप्शन चूज कर पाए और हमको ये करना ही पड़ेगा डीमन लॉर्ड ड्रीमर को हराने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि भाई मारिया बेल उस ड्रैगन के ऊपर जो सील लगी है उसको अनसील कर देती है। और उसके बाद यहाँ पे मारिया बेल एक्सप्लेन करती है कि इतने सालों तक इसको सील करने के बावजूद भी उसके अंदर जो हेट्रेड है वो अभी भी वैसे ही है। और तभी हम देखते हैं भाई वो चीज अभी अनसील हो चुकी है और उसमें से एक बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग जाती है ऊपर और उस वजह से भाई पूरा एरिया शेक करने लग जाता है। और मरीन्स के अंदर भी इनका सीन देखते हैं जहाँ पे गोप्टा भी कहता है कि आखिर हो क्या रहा है और ये लोग कहते हैं क्या यहाँ पे अर्थक्वेक आ चुका है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू को पता है कि भाई ये कोई नॉर्मल अर्थक्वेक नहीं है। और यहाँ पे भाई मारिया बेल इस सीन को देख के कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे जितना रैम्पेज करना है तुम कर सकते हो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी ग्रिड तुम्हें ले जाए। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे एंशिएंट ड्रैगन को जिसको भाई यहाँ पे मिलिम ने बहुत सालों पहले सील किया था। और उसके बाद हम यहाँ पे गोप्टा और शियोन का सीन देखते हैं और यहाँ पे शियोन कहते हैं कि भाई आखिर हो क्या रहा है। लेकिन गोप्टा कहता है कि भाई मुझे इसको देख के बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे भाई रिमोरू को समझ में आ चुका है क्योंकि उसने एक बहुत ही मैसिव एनर्जी को महसूस किया है जो कि भाई इसके ऊपर मतलब एंशिएंट रूइन के ऊपर उसने महसूस किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भाई शुरू हो चुका है इस रूइन के अंदर और इनको मैसेज आता है कि अमृता के अंदर घुसपैठिए आ चुके हैं और यहाँ पे इन सबको एलिमिनेट करना है। मतलब भाई यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली शुरू हो चुका है अभी। और यहाँ पे कगाली भी कहती है कि क्या यहाँ पे जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पे भाई हम रिमोरू का सीन देखते हैं और यहाँ पे रेफल्सन से उसको एक्सप्लेन करती है कि अमृता के अंदर जो घुसपैठी है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि शायद वो इसी चीज का इसी वक्त का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी वो आवाज देता है मिलिम को और वो कहता है कि क्या तुमने किसी की मूवमेंट देखे यहाँ पे। और भाई हम देखते हैं यहाँ पे मिलिम को जो कि बहुत ही इमोशनल स्टेट में लग रही है और वो यहाँ पे रिमोरू को सॉरी कहती है और वो कहते हैं कि एक बहुत ही अर्जेंट काम आ चुका है और इस वजह से उसको जाना पड़ेगा क्योंकि भाई ये सारी चीज रिलेटेड है मिलिम से। और इसके बाद यहाँ पे मिलिम निकल जाती है और तभी भाई यहाँ पे रिमोरू सेंस करता है जहाँ पे मिलिम गई है और वो देखता है कि मिलिम के सामने एक मैसिव ड्रैगन आ चुका है। और भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि आखिर ये है क्या। और यहाँ पे रेफल्सन से उसको एक्सप्लेन करती है कि ये एक एंशिएंट ड्रैगन है जिसको डीमन लॉर्ड मिलिम ने बहुत सालों पहले सील किया था जिसका नाम है केओस ड्रैगन। तो तभी भाई रिमोरू को आवाज देती है शियोन। वो कहते हैं कि हमारे सामने गोलेम आ चुके हैं क्योंकि भाई यहाँ पे अमृता का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे अपना गोप्टा आगे कहता है कि हम इन लोगों को हैंडल करते हैं और भाई गोप्टा रंगा को भी बुला लेता है और भाई रंगा आके ही इन सब गोलेम के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम यहाँ पे गोप्टा को भी देखते हैं जो कि भाई अपनी गन इस्तेमाल कर रहा है जो कि उसको रिमोरू ने दी है और वो भी भाई एक के बाद एक इन सारे गोलेम को पेलना शुरू कर देता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं शियोन का सीन, वो भी यहाँ पे एक ही अटैक में इन सारे गोलेम्स को स्लाइस करना शुरू कर देती है। लेकिन भाई ये सीन देख के यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ चुका है कि ऐसे करके उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला और तभी वो जाता है उस गेट के तरफ जो कि अभी भी सील है और वो भाई यहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ पे जो सील लगी है उनको अनसील करने की कोशिश करता है। और भाई कुछ ही सेकंड में यहाँ पे रिमोरू उस सील को कम्प्लीटली ओपन कर देता है और यहाँ पे वो गेट ओपन हो चुका है। और यहाँ पे वो कहता है कि सबके सब जो लोग है इन्वेस्टिगेटर वो भाई सबके सब इस गेट के अंदर चलो। तो यहाँ पे वो शियोन, गोप्टा और रंगा को कहता है कि तुम वो लोग यहाँ पे रोको और इन एनिमीज को रोके रखो यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं कि भाई जो इन्वेस्टिगेटर
इन्वेस्टिगेटर की टीम है वो भाई अभी 3rd लेवल के उस गेट के अंदर आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे गोप्ता रिमोरू से कहता है कि ये जो लोग हैं वो हमको चेस कर रहे हैं, मतलब वो इस गेट के अंदर भी आ रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे शियोन और रांगा का बहुत ही बढ़िया अटैक देखते हैं, जो कि भाई इन सबको वो दोनों पेले जा रहे हैं कब से। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू इन सबसे फिर से कहता है कि तुम लोग गेट के अंदर जाओ। लेकिन यहाँ पे भाई उसके बाद रिमोरू सोचता है कि उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जो उसके एनिमीज है वो भाई केओस ड्रैगन को समन कर लेंगे। तो भाई ये सुन के ही कागाली कहती है कि क्या सच में इस टाइम पे इस जगह पे केओस ड्रैगन आ चुका है, क्योंकि भाई उसको पता है कि बहुत सालों पहले केओस ड्रैगन को सील कर दिया गया था। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, और यहाँ पे मिलिम गई है उसको रोकने के लिए। और भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद वो इस चीज को इस्तेमाल करके मिलिम और उसको आइसोलेट करना चाहते हैं। और भाई उन्होंने कर भी दिया है, क्योंकि मिलिम अभी ऊपर जा चुकी है और यहाँ पे नीचे अकेला रह चुका है रिमोरू। और उसके वजह से यहाँ पे रिमोरू कहता है कि शायद वो कुछ भी करके यहाँ पे उनके प्लान में सफल होना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कागाली से कहता है कि सॉरी, मेरे वजह से तुम्हें भी इस चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कागाली कहते हैं कि शायद तुम्हारे बहुत ज्यादा दुश्मन हो चुके हैं लॉर्ड रिमोरू। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू जवाब देता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि भाई शुरुआत से वो याद करता है कि कैसे किंगडम ऑफ फॉलमुड ने उनके ऊपर अटैक किया था, और उसके बाद उसने फाइट की थी डेमन लॉर्ड क्लेमेंस से, उसके बाद हिनाटा से, और उसके बाद बहुत सारे लोगों से। और हर बार भाई पहले कभी भी रिमोरू ने पहला अटैक नहीं किया, बल्कि जो एनिमी वाली पार्टी है उन्होंने रिमोरू के ऊपर अटैक किया है। तो ये सुन के यहाँ पे कागाली कहती है कि क्या उसका एक ऐसा सोल्यूशन नहीं हो सकता कि जिसमें तुम तुम्हारी मिलिट्री पावर इस्तेमाल ना करो। तो यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि ये सारी चीजें डिपेंड करती है उसके एनिमीज के ऊपर कि भाई वो सच में इन चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे लगता है कि वो उनके खुद के एजेंडा के लिए यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं, और उस वजह से मैं भी यहाँ पे हार नहीं मान सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हार मानता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मेरे सारे दोस्त भी हार जाएंगे और मेरा जो नेशन है टेम्पेस वो भी भाई हार जाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इन सारे लोगों ने इन एनिमीज को निपटा दिया, और यहाँ पे गोप्ता कहता है कि शायद यहाँ पे सारे लोग खत्म हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कागाली कहते हैं कि अगर हम उनसे सही ढंग से बात करें तो हमारा जो रिलेशन है उनके साथ बढ़िया हो जाएगा, तो उस वजह से हम यहाँ पे जो भी फाइटिंग हो रही है उसको अवॉइड कर सकते हैं। और तभी भाई किसी की आवाज आती है और वो कहती है कि ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक्सप्लेन करते हैं कि इंसान की जो लालच है वो एंडलेस है, और उसके बाद अगर उसका जो ओपोनेंट है हार भी मान लेता है तो उसके बाद भी उसकी जो डिमांड्स है वो बढ़ती रहेगी, और ऐसे ही जो इंसानियत है वो काम करती है। भाई रिमोरू ये सुन के कहता है कि हम दोनों की सोच बहुत ही मिलती जुलती है, और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है डेमन लॉर्ड रिमोरू। और भाई यहाँ पे मारिया बेल भी उसको ग्रीट करती है कि मुझे भी तुमसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा डेमन लॉर्ड रिमोरू, और मेरा नाम है मारिया बेल रोजो, और मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूँ। और वो कहता है कि क्यों ना तुम मेरे लिए काम करो, मतलब उसकी वजह से हम यहाँ पे जो भी फाइटिंग हो रही है उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मारिया बेल उससे कहते हैं कि यही चीज मैं तुमसे भी कह सकती हूँ, मतलब तुम मेरे लिए काम करो और हम यहाँ पे इस फाइटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो पॉलिसीज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। और यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुम्हारे जो पॉलिसीज है, तुम्हारा जो मेथड है वो कम्प्लीटली डिफरेंट ऐसे है क्योंकि तुम तुम्हारे प्लान को कंप्लीट करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। मतलब भाई हमने इसका पास भी देख रखा है कैसे ये वॉर का भी इस्तेमाल करती है उसके प्लान्स को कंप्लीट करवाने के लिए। और यही चीज यहाँ पे रिमोरू भी उससे कह रहा है कि तुम तुम्हारे गोल्स को कंप्लीट करवाने के लिए कितने भी लोगों की जान दे सकती हो, मतलब कुछ लोगों की जान बचाने के लिए बहुत सारी लोगों की जान दाव पे लगा सकती हो। लेकिन ये सुन के यहाँ पे मारिया बेल कहते हैं कि यही तो नेचर का वे है, मतलब वो कहती है कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कि भाई मॉन्स्टर के लाइफ में चलता है। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और ये चीज सही भी है, लेकिन ये जो आइडिया है मैं इससे नफरत करता हूँ। और उसके बाद भाई रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत ही वेस्टफुल होते हैं, मतलब भाई कुछ काम के नहीं होते, लेकिन भाई उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन लोगों को निकाल के बाहर फेंक दो, क्योंकि लोगों का जो पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। क्योंकि भाई किसी का पोटेंशियल पहले आता है, किसी का पोटेंशियल बाद में आता है। तो इसी की वजह से यहाँ पे रिमोरू से कहता है कि तुम यहाँ पे लोगों को एक भी चांस नहीं देती हो जिससे वो खुद को प्रूव कर पाए, और तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पे बहुत ही गलत चीज कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई मारिया बेल कहती है कि ये बहुत ही बचकानी बात है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब से लोग पैदा होते हैं तभी से सारे लोग अलग अलग होते हैं, और ये जो तुम चीज कह रहे हो कि सब लोग इक्वल होने चाहिए, ये एक चाइल्ड की फैंटेसी की तरह है। और वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डेमन लॉर्ड भी ऐसे तरीके से सोचता है। लेकिन तभी उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर रियलिटी होती क्या है। और भाई तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से यूकी आ चुका है और उसके साथ 2 और लोग आ चुके हैं। तो भाई ये सीन देखते हैं कागाली, और वो कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर यूकी आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और भाई हम बाकी लोगों का भी रिएक्शन देखते हैं, और यहाँ पे कागाली फिर से पूछती है कि क्या तुमने हम सबको यहाँ पे धोखा दिया है। लेकिन उसके बाद हम रिमोरू को देखते हैं और वो यहाँ पे कहता है कि तो ठीक है, अभी हम डिसाइड करेंगे कि कौन यहाँ पे सही है। और वही वो रेफेल सेंसर को ऑर्डर देता है, और तभी हम देखते हैं कि रिमोरू भाई अपने कॉम्बैट मोड में अभी शिफ्ट होने वाला है, और हम देखते हैं उसका कॉम्बैट मोड। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि शायद कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि सारे लोग एक दूसरे को समझ पाएंगे। लेकिन उसके बाद वो ये भी कहता है कि इसी की वजह से शायद हमारी जो मैनकाइंड है वो इतनी डाइवर्स है, क्योंकि भाई सब लोग अलग अलग सोचते हैं, क्योंकि हम जो इंसान है वो भाई धीरे धीरे करके खुद को इवॉल्व करते हैं। और उसके बाद रिमोरू
डोरोमोरू कहता है कि यहाँ पे जो भी जीतेगा वो ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि क्या यहाँ पे सही है और क्या यहाँ पे गलत है। और भाई ये डायलॉग सुन के मुझे वन पीस की याद आ गई, क्योंकि भाई जिन लोगों ने भी डोफ्लामिंगो की स्पीच सुनी है उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भाई तुम लोग इस वीडियो को हाइप अप भी कर सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।